मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर। तो हम लोग अभी रिसेंट बोर्ड्स आने वाले हैं, तो हम लोग बोर्ड्स के सारे सिलेबस कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सारे इवेंट्स कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से लेकर चाइल्ड बर्थ तक, ठीक है, सब कुछ। तो हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे, पहले हम गैमेट्स फॉर्म करेंगे, गैमेटोजेनेसिस करवाएंगे कि कैसे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने के बाद मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी में भिजवाना होगा, तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल गैमेट्स फीमेल की बॉडी में एंटर कर चुका है। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के साथ मिलना होगा एंड देन हमारा जाइगोट बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब हमारा जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट को अब यूट्रस में एक प्रॉपर सेफ जगह चाहिए, तो वो इम्प्लांट होगा, उसके बाद वो ग्रो करना शुरू होगा। ठीक है, तो जाइगोट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। अब जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट ग्रो करेगा। तो जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो पूरा ह्यूमंस में क्या होता है, 9 महीने तक चलता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जेस्टेशन। एंड देन 9 महीने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। तो हम इस चैप्टर में ये सारे इवेंट्स कवर करेंगे एक एक करके। और गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है। तो हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो, सिमिलर फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमंस में जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, विविपेरस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि ह्यूमंस में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग स्पीशीज़ होंगे, अलग अलग जेंडर होंगे एक स्पीशीज़ में। और हमारा जो विविपेरस रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि हम एग नहीं बनाते हैं, हम सीधे सीधे एक ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा विविपेरस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सो स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा जो कवर करेगा हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को और एक होगा हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, इसका काम होता है मेल गैमेट्स बनाना, दैट इज स्पर्म, और दूसरा मेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो बनाना। ठीक है, तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या करेगा, हमारा एक बनाएगा गैमेट्स, मेल गैमेट्स, जिसको हम कहते हैं स्पर्म, और हमारा हार्मोन्स बनाएगा। तो मेल हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास, टेस्टोस्टेरॉन, ये बन के तैयार हो जाएगा। हमारा ये काम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। और ये होता क्या है, तो हमारे बॉडी में मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, टेस्टिस। नाउ टेस्टिस जो होता है, मेल में एक पेयर होता है, टेस्टिस एक पेयर होता है,
कहाँ पर होता है? पेल्विक एरिया में, ठीक है, ये होता है पेल्विक एरिया में, पेल्विक रीजन में। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। ओके, जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो क्या होता है, टेस्टिस बच्चे के पैदा होने के 6 महीने के अंदर अंदर डिसेंड कर जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है। बॉडी से अलग होने का मतलब बॉडी से दूर रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉडी से अलग हो जाएगा, ठीक है, डिसेंड कर जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरी है कि टेम्परेचर उसका जो है मेंटेन रहे, बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए हमेशा टेम्परेचर, ताकि प्रॉपर स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, इसीलिए टेस्टिस डिसेंड कर जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं हमारे? 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है, मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक हो जाएगा हमारा डक्ट्स, डक्ट्स बहुत सारे आएंगे, और फिर ग्लैंड्स। देखो, मेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम कहते हैं पीनस। डक्ट्स में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होंगे? डक्ट्स में हमारे पास है वासा एफरेंशिया, नेक्स्ट है हमारे पास एपिडिडाइमिस, फिर है हमारे पास वास डिफरेंस, एंड देन हमारे पास यूरेथ्रा। ओके, ये सारे डक्ट्स है। डक्ट्स का क्या काम है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। स्पर्म बनेगा एक जगह, टेस्टिस में बनेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के बाहर लेकर जाना है, ये सारा काम डक्ट्स करेंगे। ओके, हमारे पास अब कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का क्या काम है? सिंपल सिक्रीशन का काम है। वो कुछ अपना सिक्रीशन करेंगे, वो जो भी सिक्रीशन होगा वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा स्पर्म्स को, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकता है या फिर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास मेल में 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे विद द सिस्टम। ओके, एक है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, अब सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं, तो या तो हम कह सकते हैं 2 इन नंबर्स या होते हैं 1 पेयर, ठीक है, तो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर, 2 इन नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा एक और है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी 2 इन नंबर्स होते हैं या फिर 1 पेयर। ओके, तो ये याद रखना है हमको। ये हमारे बेसिक सारे हमने पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि एक्चुअली में दिखता कैसा है, कौन सा पार्ट कहाँ है, ठीक है, सब कुछ। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये ड्रॉ करने भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो देखो, ये है हमारा टेस्टिस, ठीक है, ये हमारा टेस्टिस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये है हमारा स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। ये हमारा स्क्रोटम है जिसके अंदर होता है टेस्टिस। नाउ दिस टेस्टिस, इस टेस्टिस का जो बाहर का लेयर होता है, बाहर का वॉल, उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बाहर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
और हमारे एक टेस्टिस में एटलीस्ट 250 लोब्स होते हैं इस टाइप के। ये जो दिख रहा है ये हमारे लोब्स है, ऐसे एक में 250 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये है टेस्टिकुलर लोब्स। टू 250 इन ईच। और हर लोब के अंदर क्या होता है, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पर बनता है हमारा स्पर्म। देखो हर लोब के अंदर हमारे पास क्या है, ऐसे 1 to 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, ठीक है। हर एक लोब में या तो 1 हो सकते हैं या 2 या 3, 1 to 3 होते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब जब भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा स्पर्म बन चुका है, नेक्स्ट वो कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। दिस स्ट्रक्चर, ये होता है एक नेटवर्क की तरह होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। ठीक है, अभी रेटेटेस्टिस में आ चुका है। नेक्स्ट स्पर्म कहाँ जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में जाएगा। दिस इज कॉल्ड वास एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। दिस इज कॉल्ड वासा एफरेंशिया। चलो वासा एफरेंशिया तक आ गया है। नेक्स्ट कहाँ जाएगा हमारा स्पर्म, यहाँ से बनेगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्टोर करके रखता है स्पर्म को। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, स्पर्म का स्टोरेज और मैच्योरेशन। ठीक है, एपिडिडाइमिस का काम है स्टोरेज और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट एपिडिडाइमिस के बाद हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा एपिडिडाइमिस जो है ये ऊपर की तरफ एसेंड होता है और ये बनाता है हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया वास डिफरेंस। नाउ ये जब वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो होता है हमारा यूरिटर आकर खुलेगा। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिटर आकर खुलता है, जहां पर यूरिन पोर करेगा। ये इसके ऊपर ये एक लूप बनाकर इसके ऊपर से होते हुए आएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे यहाँ से नहीं आता है, इसके ऊपर यूरिटर के ऊपर एक लूप बनाकर आता है दोनों साइड से। अब जब यूरिटर के ऊपर ये लूप बनाकर आया, यहाँ इसे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इसे एक ग्लैंड, जो हमने अभी पढ़ा सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल 2 हो गए नंबर में या फिर 1 पेयर। तो ये जब ग्लैंड का सिक्रीशन और वास डिफरेंस का सिक्रीशन आके एक जगह पर एक साथ में खुलते हैं, जिसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। दोनों साइड से आएंगे, इन दोनों का सिक्रीशन मिलेगा और यहाँ पर फाइनली बनेगा हमारे पास इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट फाइनली क्या में खुलेगा, यूरिथ्रा, हमारे यूरिथ्रा में खुल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर और हमारे पास क्या क्या ग्लैंड्स है, हमारे पास यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास। और यहाँ पर छोटे छोटे 2 और ग्लैंड होंगे, दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास 2 ग्लैंड्स है या फिर 1 पेयर, जिनको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमारे पास क्या क्या ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया अभी, सेमाइनल वेसिकल हो गया हमारा, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा एक प्रोस्टेट ग्लैंड,
ये कितना है, एक होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा कि दो है, दो लोब्स है, पर ये एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी दो होते हैं, ठीक है, या फिर वन पेयर बोल सकते हैं। अब हमारा यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आएगा वो भी यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू होके आएगा, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी हमारा सीमन बन रहा है, ये वास डिफरेंस के थ्रू सेमाइनल वेसाइकल का इसमें सिक्रीशंस आ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस आ रहे हैं, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशंस आ रहे हैं, सब यूरेथ्रा में खुलेंगे, ठीक है। तो मेल में एक ही डक्ट होता है, एक ही जगह होता है जहाँ पर यूरिन भी पास करता है और जहाँ से स्पर्म्स भी पास करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है, इनको हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं, तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन को मिला के हम क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। जब सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म्स जुड़ते हैं तब इस पूरे को हम कहते हैं सीमन। तो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स कंस्टिट्यूट ऑफ सीमन। ओके, नाउ मेल में एक इजैकुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ml ऑफ सीमेन निकलता है, ठीक है। सीमेन कितना निकलेगा, 2 to 3 ml एक इजैकुलेशन में, पर इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। 200 to 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 200 मिलियन to 300 मिलियन। ना ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पर्म्स बहुत हेल्दी हो, सब कुछ बहुत सही से चल रहा हो। क्या होता है, कई बार बहुत के शेप एंड साइज डिफेक्टिव होते हैं, कई बार एक्टिविटी सही नहीं होती है। तो फॉर अ नॉर्मल सीमेन या फिर एक नॉर्मल सीमेन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके, स्पर्म्स का क्या होना चाहिए, इसमें से एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स जो हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। कितने में से, 200 to 300 मिलियंस में से एटलीस्ट 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% का विग्योरस एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब बहुत फास्ट स्विमिंग होनी चाहिए। नाउ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा किसके अंडर होता है, यूरेथ्रा एक्चुअली में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेनिस। और ये जो हमारा ओपनिंग है यूरेथ्रा का, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, ये हमारा मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। दिस हेल्प्स इन द कॉप्युलेशन। नाउ जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो एंड पार्ट होता है वो हल्का सा एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। यहाँ एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर की जो स्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल स्किन होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड फोर स्किन। तो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है डैट इज कॉल्ड फोर स्किन। ये है हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे ग्लैंड्स कवर्ड है, सारे डक्ट्स कवर्ड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया है, ये हमारा हो गया है टेस्टिस, जहाँ पर बनेगा हमारा क्या, स्पर्म्स, एंड बनेंगे हमारे सेकेंडरी सेक्शुअल हमारे सेक्शुअल हार्मोन्स बनेंगे जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। एक और चीज़, हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख लेते हैं, ठीक है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल देखते हैं। मानो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, टिब्यूल होता है, ठीक है। उसे अगर हम कट करें इस टाइप से, मान लो ये एक ट्यूब है, इसे हम अगर कट करेंगे तो ये ऐसा हमें राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल का है, बगल में एक दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा, ठीक है। दो अलग अलग सेमिनिफेरस टिब्यूल के सेक्शंस हम कट करके हमने देख रहे हैं। नाउ इनके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से सेल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिनको हम कहते हैं लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स, यही लेडिंग सेल्स होते हैं जो मेल के हॉर्मोन्स बनाते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। लेडिंग सेल्स का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन बनाना। ठीक है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का हम अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे होंगे मेल जर्म सेल, जिनको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे फाइनली हमारा स्पर्म्स बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर लाइनिंग में होंगे स्पर्मेटोगोनिया, और बीच बीच में कुछ सेल्स होंगे सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स हैं जिनका काम है कि जो स्पर्म बन रहा है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना या उनकी केयर करना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल्स। तो ऐसे पूरे लाइनिंग में होंगे हमारे पास सर्टोली सेल्स। ये हमारे सारे स्पर्मेटोगोनिया हुए, जो मेल जर्म सेल है। ये वाले छोटे वाले क्या हुए हमारे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। दिस इज द मेल जर्म सेल। और ये जो है, ये वाले जो थोड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल और नर्स सेल। क्यों? क्योंकि ये नर्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो होता है, यहाँ पर हमारे जब स्पर्म्स बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर सारे स्पर्म्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनको आगे लेकर जाया जाएगा, वास एफेरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आवर सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेम ऐसा यहाँ पर भी दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मेल में दो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे, फीमेल में भी वैसे ही होंगे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी। और फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होगा? फीमेल गैमेट बनाना और हॉर्मोन्स बनाना, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल में, वो हमारे पास होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या होता है हमारा? वन पेयर ऑफ ओवरी। जैसे मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस था, हमारे में होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरी। इनका काम क्या होगा? इनका काम भी वही है, फीमेल गैमेट बनाना। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम, या हम एग भी कह देते हैं। और फीमेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। अब मेल में तो हमने एक ही हार्मोन पढ़ा है, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फीमेल हार्मोन्स दो होते हैं हमारे पास, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे?
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सिमिलरली हमारे पास आएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ग्लैंड्स और डक्ट्स। तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसका नाम है वल्वा, उसे हम कहते हैं वल्वा। मेल में था पेनिस, फीमेल में है वल्वा। ओके, फिर बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट हैं और हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट्स में हमारे पास आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो कि ओवरी से एग लेकर पहुंचाएगा यूट्रस तक। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है हमारे पास, हमारा सर्विक्स है। ठीक है, ये सब डक्ट्स है। फिर ग्लैंड्स में हमारे पास क्या होते हैं, फीमेल्स में जो ग्लैंड्स होता है वो होता है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, और ये मैमरी ग्लैंड मैमल्स का फीमेल मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, ये पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ओके, नाउ ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर डायग्राम के साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पियर इन शेप। ठीक है, जैसे पियर जो नाशपाती होती है वो ऐसे होती है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है हमारे यूट्रस का। तो यूट्रस को इन्वर्टेड पियर इन शेप इन स्ट्रक्चर होता है और यूट्रस को हम वोम्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूट्रस। यहाँ पर है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब जो कि एग को कैरी करेगा, और ये है हमारे पास ओवरी, हमारी ओवरी सिमिलरली इधर भी होगी। ठीक है, नाउ जो यूट्रस होता है ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होता है। ठीक है, पीछे पेल्विक वॉल से पीछे के साइड से लिगामेंट से अटैच होता है और ओवरी भी अटैच होता है। यूट्रस और ओवरी दोनों पेल्विक वॉल से तो अटैच है ही लिगामेंट से, और ये एक दूसरे से भी अटैच्ड है। मतलब ओवरी जो है वो यूट्रस से अटैच रहेगी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, तो ऐसे हवा में ये लोग नहीं है। ओवरी अटैच्ड है यूट्रस से भी और पेल्विक वॉल से भी, और यूट्रस भी हमारा अटैच्ड है पेल्विक वॉल से। कौन हेल्प कर रहा है, लिगामेंट्स। नाउ दिस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ये पार्ट जो एंड का पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये फिंगर लाइक होता है। ठीक है, बिल्कुल हमारी उंगलियों की तरह होता है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है इनको हम कहते हैं फिम्ब्री। ये हमारा ओवरी है, यहाँ से एग निकलेगा तो ये फिम्ब्री है एग को रिसीव करने का काम करता है। ओके, फिम्ब्री से एग आएगा फैलोपियन ट्यूब में। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये फनल के टाइप का होता है। इनफंडिबुलम, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर हम ऊपर चले, इधर चले, तो यहाँ पर एक फूला सा स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला जो होता है स्वोलन एरिया होता है, एम्पुला, ठीक है, स्वोलन एरिया होता है। इसके बाद आता है पतला रीजन, ठीक है, जो एंड पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो कि यूट्रस के पास वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इस्थेमस। ये पतला रीजन होता है, ठीक है। एम्पुला थोड़ा स्वोलन है, ये पतला रीजन होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं यूट्रस पर। यूट्रस को भी हम देख लें तो यूट्रस में ये जो पार्ट होती है, ये वाला पार्ट जो होता है, उसको हम कहते हैं फंडस, और ये जो बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड कैविटी, ठीक है। यूट्रस के जो आउटर वॉल होते हैं, आउटर वॉल उसका नाम है पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर होता है हमारे पास
पूरे में, ठीक है। मिडिल लेयर जो होगा वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। अब मसल सेल है तो मसल का तो काम ही है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब चाइल्ड बर्थ होना होगा तब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से चाइल्ड फाइनली पुश आउट होता है बॉडी से। तो ये हमारा जो स्मूथ मसल का लेयर है, स्मूथ मसल लेयर, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, ठीक है। स्मूथ मसल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम। ये अब ये एंडोमेट्रियम क्या है, ये क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनता है, बिल्कुल तकिए की तरह, एकदम कुशन की तरह हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, ब्लड सप्लाई से रिच हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये एंडोमेट्रियम रहेगा, बच्चे को डेवलप करवाने में सपोर्ट करेगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यही एंडोमेट्रियम जो है वो शेड करता है। जो पीरियड्स के ब्लड आते हैं वो यही एंडोमेट्रियम की वजह से आते हैं, क्योंकि ये शेड कर जाता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एंडोमेट्रियम का काम क्या है कि ये ब्लड वेसल्स से रिच हो जाएगा टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट होता है हमारा सर्विक्स, ठीक है, एंड एंड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड वजाइना। नाउ ये सर्विक्स जो है, सर्विक्स और वजाइना मिलके इनको क्या कहते हैं, हम इन दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल। क्यों, क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बच्चा इधर से ही निकलता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, ठीक है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं, देखो हमने क्या किया, ग्लैंड्स कवर किए, ग्लैंड्स अभी कवर नहीं किया हमने, मैमरी ग्लैंड है वो भी हम लोग देखेंगे। हमारे पास डक्ट्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब हो गया, हमारा यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, ओवरी हो गया, ये सब कुछ हो गया। हम अब देखते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ओके। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, देखो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हमने क्या कहा था, वल्वा, ठीक है। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसको हम कहते हैं वल्वा। अब हम वल्वा कैसा दिखता है वो देखेंगे। ये होता है हमारा सबसे आउटर पार्ट, ठीक है, सबसे आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर साइड एक और स्किन की फोल्ड होती है जिनको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। इसे हम क्या कहेंगे, ये है लेबिया माइनोरा। ओके, ना लेबिया माइनोरा जहाँ पर मीट हो रहा है ऊपर के साइड में, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। यहाँ पर अपर जंक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है अपर जंक्शन, जहाँ पर दो लेबिया माइनोरा मीट कर रही हो उसके अपर जंक्शन पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। और ये सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर का पार्ट हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। जैसे मेल में क्या होता था, मेल में जो यूरिथ्रा था वो यूरिन भी लेकर आता था और साथ में सीमेन भी लेकर आता था जिसमें स्पर्म्स होते थे। फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दोनों अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ओपनिंग जो है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। ये ऊपर की साइड होगी। इसके नीचे एक सेकंड ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड विजाइनल ओपनिंग, ठीक है, विजाइना, दिस इज विजाइना।
दिस vaginal opening is covered partially by a thin membrane. यहाँ पर partially covered होती है, ओके इस thin membrane को हम क्या कहते हैं, ये partially covered है, ठीक है, इसको हम कहते हैं hymen. ठीक है, ये हमारा वल्वा है और यहाँ पर हमारा एनस प्रेजेंट होता है. सो एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये समझाने के लिए बस मैंने बता दिया, ठीक है, दिस इज एनस. नाउ दिस हाइमन कैन बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स. ठीक है, हाइमन ब्रेक होता है बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स की वजह से. Hymen can be broken पहले तो during the first intercourse, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ब्रेक हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइमन ब्रेक ही हो जाए. कई बार हाइमन परसिस्ट कर जाता है इवन आफ्टर द इंटरकोर्स. ओके, और भी रीजंस है, ये और ब्रेक हो सकता है ड्यू टू सडन जर्क, अगर ज़ोर से झटका लग गया, या फिर अगर कोई साइकिलिंग कर रहा हो, बहुत रेगुलर साइकिलिंग करता हो, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी ब्रेक हो सकता है. ड्यू टू एनी अदर स्पोर्ट्स ये ब्रेक हो सकता है, या फिर ड्यू टू इंसर्शन ऑफ टैम्पॉन्स. ठीक है, विजाइनल टैम्पॉन्स. अब टैम्पॉन्स क्या होते हैं, तो जैसे फीमेल्स सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स. ठीक है, तो विजाइनल टैम्पॉन भी उसी काम के आता है. ठीक है, विजाइनल टैम्पॉन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कॉटन का बना हुआ होता है और यहाँ पर एक थ्रेड होता है. तो इसमें क्या होता है, फीमेल खुद ही ये इंसर्ट कर सकती है इन देयर वजाइना. ये कॉटन का स्ट्रक्चर होता है तो सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आफ्टर 3 और 4 आवर्स इसको निकाल लिया जाता है ये थ्रेड को पकड़ के. ठीक है, तो कभी कभार ये टैम्पॉन इंसर्ट करने के टाइम पर भी हाइमन ब्रेक हो सकता है. सो द परसिस्टेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और नॉट. ओके, ये हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कवर हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो ग्लैंड बाकी था. ठीक है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का. ये किस काम आता है, ये चाइल्ड को नर्स करने के काम आता है. ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो बच्चे को जो नरिशमेंट मिलता है वो मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू ही मिलता है. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ मैमरी ग्लैंड. ठीक है, मैमरी ग्लैंड में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे फैट बॉडीज होंगे. ठीक है, बहुत सारे फैट बॉडीज हैं हमारे पास. दीज आर फैट बॉडीज. ना यहाँ पर एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड पेक्टोरालिस मेजर मसल. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मसल है दैट इज पेक्टोरालिस मेजर. चेस्ट मसल हमारे पास 2 चेस्ट मसल होते हैं, एक होता है पेक्टोरालिस मेजर, एक होता है पेक्टोरालिस माइनर. ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है यहाँ पर हमारे पास. नाउ, और फीमेल के मैमरी ग्लैंड में बहुत सारे लोब्स होते हैं, मैमरी लोब्स. जैसे मेल में टेस्टिक्युलर लोब्स हुआ करता था वैसे ही फीमेल में है मैमरी लोब्स. ठीक है, मल्टीपल कितने होते हैं, टोटल 15 to 20 इन ईच ग्लैंड. ठीक है, ये हमारे पास मैमरी लोब्स 15 to 20 होते हैं और हर एक मैमरी लोब से एक डक्ट निकलेगा. हर एक मैमरी लोब से एक मैमरी डक्ट निकलेगा. तो टोटल हमारे पास कितने मैमरी डक्ट होंगे, टोटल 15 to 20 होंगे. जितने लोब्स हैं उतने ही डक्ट होंगे हमारे पास. ठीक है ना, हर एक मैमरी डक्ट जो निकलता है उसका एक स्वोलन पार्ट यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड एम्पुला.
दिस swollen पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। ये वाला पार्ट क्या कहला रहा था हमारा? मैमरी डक्ट। नाउ दिस एम्पुला एंड्स इन लैक्टिफेरस डक्ट। ये एम्पुला जो है ये क्या बनाते हैं हमारे पास? ये एंड होते हैं इन लैक्टिफेरस डक्ट, जो फाइनली खुलता है एंड पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे निपल। तो ये है हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट, और ये जो एंड का स्ट्रक्चर है जहाँ से मिल्क सक आउट होता है, दैट इज कॉल्ड निपल। इसके अराउंड डार्क कलर का एरिया होता है, यहाँ पर डार्क कलर की स्किन होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरियोला। नाउ ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब एक्चुअली मिल्क बनता कहाँ पर है? ठीक है, मिल्क बनता कहाँ पर है? मिल्क हमारा बनेगा लोब्स में। लोब्स में क्या होंगे हमारे पास? लोब्स में होते हैं एल्वियोलस, ठीक है, एल्वियोलस। याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स में एल्वियोलाई पढ़े थे, वो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पर भी छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम कहते हैं एल्वियोलस। ये एल्वियोलस में ही मिल्क बनता है और यहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। एल्वियोलस से मिल्क बन रहा है, स्टोर हो रहा है, उसके बाद मिल्क इसके थ्रू जाएगा एंड देन फाइनली निपल से सक आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दो हार्मोन्स काम कर रहे हैं। मिल्क बनाने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। तो एल्वियोलस पर कौन काम करेगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में मिल्क के सिक्रीशन और इजेक्शन में दो हार्मोन्स काम आ रहे हैं। यहाँ पर प्रोलैक्टिन सिक्रीशन करवा चुका है, नाउ नेक्स्ट इजेक्शन कौन करवाएगा? मिल्क इजेक्शन के लिए हमारे पास एक हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन है जो कि इस एल्वियोलस का नंबर बढ़ाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उस प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स के टाइम पे एक और हार्मोन हमारे पास यहाँ पर काम करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? ये बढ़ाएगा एल्वियोलस का नंबर ताकि मिल्क सिक्रीशन ज़्यादा हो सके आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल्वियोलस, नंबर ऑफ एल्वियोलाई को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। नाउ दिस कंप्लीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो बेटा हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा समझ लिया, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा समझ लिया, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है इवेंट। क्या करवाना है? सबसे पहले हमको करवाना है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में दोनों बनवाएंगे हम, मेल गैमेट्स भी बनवाएंगे, फीमेल गैमेट्स भी बनवाएंगे। मेल गैमेट्स का क्या नाम है? स्पर्म। प्लॉइडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉइड होगा तो N होगा, ठीक है। फीमेल गैमेट्स क्या है हमारे पास? ओवम या एग। इसकी भी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? N। हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तभी तो जो जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास 2N हो जाएगा, क्योंकि हमारे हर एक सोमैटिक सेल का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है? 2N होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जब जर्म सेल्स मिलेंगे फाइनली जाइगोट बनेगा तो 2N रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेल गैमेट्स बनाना सबसे पहले, ठीक है। तो हम करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल गैमेट्स के बनाने के जो पूरे प्रोसेस है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट्स बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis,
Okay, so let's start with spermatogenesis. अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत ही अलग है एक दूसरे से, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होगा जब मेल प्यूबर्टी पर पहुंचेंगे, जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुआ, जैसे ही मेल्स में प्यूबर्टी आई, ठीक है, मेल्स में प्यूबर्टी आई तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। वो क्या करेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करो। पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन में हमारे पास क्या क्या है, दो है हमारे पास, FSH और LH। ये दोनों मिलके करवाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अब हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रॉपर इवेंट्स क्या क्या होता है, कैसे स्पर्म्स बनेगा फाइनली। तो स्टार्टिंग विथ द मेल जर्म सेल, मदर सेल, ठीक है। तो स्पर्म बनाने का काम कौन कर रहा था, स्पर्मेटोगोनिया। हमने पढ़ा था जब ट्रांसवर्स सेक्शन हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो हमने वहाँ देखा था एक था हमारे पास सर्टोली सेल और एक है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है मदर सेल होगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया है हमारे पास मेल जर्मिनल सेल, जहां से फाइनली जर्म सेल्स बनेंगे ना। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगी, 2n होगा, ठीक है, 2n होगा, फाइनली डिवाइड करके n बनाएगा ना। स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का जैसे प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी आने के बाद क्या होगा, LH जो है क्या करेंगे, लेडिक सेल्स पर एक्ट करेंगे, लेडिक सेल्स पर एक्ट करते हैं। और FSH किस पर एक्ट करते हैं, सर्टोली सेल्स पर, ठीक है। लेडिक सेल्स पर एक्ट करके ये क्या बनवाएंगे, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन काम करेगा यहाँ पर स्पर्म्स बनवाने का। क्या क्या काम करेगा, देखो, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई होंगे, पहले खुद का नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होंगे और डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएट मतलब सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आएगा, वो मैच्योर हो, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये करके ये क्या बनाते हैं, अब इनको क्या नाम देंगे, अब हम इनको नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Now, this primary spermatocyte also is 2n, क्योंकि अभी इनमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, अभी ये क्या किया, अभी अपने नंबर को ही मल्टीप्लाई किए हैं और इनमें कुछ चेंजेस हुए, मैच्योर हुए, ठीक है। तो डिवीजन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये 2n ही रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ, रिडक्शनल डिवीजन। ना रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है हमारे पास। तो अब जो हमारा फाइनल जो अब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, अब वो 2n से डिवाइड होके n बन गया। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो n है और इसे हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के तैयार है। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर सेकेंडरी जब बनाएगा तो 2 में डिवाइड होगा nn, तो यहाँ टोटल कितने बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हमारे पास। नाउ इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फर्दर डिवीजन होगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास मियोसिस 1 हुआ था, मियोसिस 2 भी होना बाकी है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, मियोसिस 2।
मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब अब जो यहाँ पर नंबर रह गया वही अब रहेगा, अब इसका आधा और नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2n होता तो अगला भी जो होता वो 2n ही होता। यहाँ पर n है इसलिए जो अगला बनेगा वो भी n होगा। ठीक है, हैप्लॉइड ही होगा। तो मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। नाउ अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, ठीक है, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब कितने स्पर्मेटिड्स हमारे पास बन के तैयार होगा, ये 2 बने थे, अब इनका और इनसे और एक से और दूसरा बनेगा, 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2 बनेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 4। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास 4 स्पर्मेटिड बन के तैयार है। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड बन चुके। अब अभी तक ये स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्म क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि अभी इनमें और कुछ चेंजेस होना बाकी है। अभी स्पर्मेटिड्स जो है वो प्रॉपर मूवमेंट करने के कंडीशन में नहीं है, अभी ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में और कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, जब ये चेंजेस आएंगे तब जाके ये मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी इनमें आएगी। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो जिस प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा है, कुछ जेनरेट हो रहा है। तो अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है इसी को हम स्पर्म कहते हैं, क्योंकि अब इनमें क्या हो गया, अब ये मूव कर सकते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें मोटिलिटी होती है। नाउ कई बार क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, और एक और प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे स्पर्मिएशन क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएट करो। ठीक है, या फिर डेफिनेशंस बताओ तो समझ में आए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से पूरा हमारा स्पाइनल स्पर्म बनना, पूरा प्रोसेस आएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ इस पोर्शन को कहेगी, यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, ठीक है, लेकिन अभी इसको अलाउड नहीं है कि ये मूव कर सके, मतलब ये रहेगा अभी सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही, अभी इसको ट्रांसपोर्ट करना अलाउड नहीं है। तो स्पर्मेटोजोआ बन के जब तैयार हो चुका है, अब ये क्या करेगा, अपना हेड इंसर्ट करके रखेगा सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, सर्टोली सेल्स हमारे एफएसएच एक्ट कर रहा था सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स क्या थे, हमारे नर्स सेल, मतलब वो केयर करेंगे, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ का हेड इज इंसर्टेड कहाँ, इन सर्टोली सेल्स। ठीक है, जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि अब ट्रांसपोर्ट होना है तब तक ये सर्टोली सेल्स में हेड इंसर्ट करके रखेगा। नाउ इसके बाद जब ट्रांसपोर्ट होना होगा, हेड अपना सर्टोली सेल से निकालेगा, फिर ये ल्यूमेन में आएगा। ल्यूमेन हमारा क्या हो गया, ये जो पार्ट था यहाँ से सारे इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे। अब जब ल्यूमेन में आ चुका है तब ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो जब ल्यूमेन में आ चुका है अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन में आने के बाद ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा, तो अब हम इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मिएशन। तो हमारे पास यहाँ 3 डेफिनेशंस बन रहे हैं और तीनों एक जैसे नाम लग रहे हैं। ठीक है, पर 3 अलग अलग चीजें हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ इतना पार्ट हुआ। स्पर्मिएशन क्या हुआ, जब ये हेड अपना निकाल लेंगे और उसके बाद ये ल्यूमेन में आ जाएंगे और ल्यूमेन से फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके, ये पूरा प्रोसेस होगा हमारा कब, प्यूबर्टी के बाद। जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुआ, जैसे ही प्यूबर्टी आया उसके बाद होगा ये मेल। नाउ फीमेल्स में क्या होता है, देखो फीमेल्स में क्या होता है कि ये जितने भी प्रोसेस है सारे ये प्यूबर्टी से पहले ही शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम पैदा भी नहीं हुए होते हैं, ठीक है, फीमेल जब पैदा भी नहीं हुई होती है तब से ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है फीमेल्स। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, बट जो मेन प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है।
फीमेल का जो गैमेट्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। ओके ना, देखो oogenesis में हमारे पास क्या होते हैं, जैसे वहां पर हमारे पास थे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर होंगे हमारे पास oogonia। अब oogonia भी क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। देखो जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के सेकेंड मंथ का डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके सेकेंड मंथ से 7th मंथ तक बहुत सारे ऐसे ओगोनिया बन रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ओगोनिया बन रहे होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली टोटल 7 मिलियन ओगोनिया बनते हैं, ठीक है, टोटल 7 मिलियन ओगोनिया बनते हैं टिल 7th मंथ। 7th मंथ के बाद वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, तो इसका नंबर कम होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे मरते जाएंगे, कम होते जाते हैं और एट बर्थ 1 या 2 मिलियन ही बच जाते हैं। एंड एट प्यूबर्टी सिर्फ 60,000 to 80,000 ओगोनिया बच जाते हैं पर ओवरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 7 मिलियन से, पर प्यूबर्टी आते आते तक सिर्फ 60,000 to 80,000 बच गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहाँ पर हो रहा है, एम्ब्रियो में, ठीक है, ये सब कुछ एम्ब्रियो से स्टार्ट हुआ ना। ओगोनिया अभी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट होंगे, मतलब मैच्योर होंगे, मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तब इनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। ना ये प्राइमरी oocyte अगर हमारा क्या है, अभी भी 2n है, इसी प्राइमरी oocyte से अब डिविजन शुरू होगा। अब हमारा यहाँ स्टार्ट होगा क्या, मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 शुरू होगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, पर मियोसिस 1 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगा, ये आधे रास्ते में रुक जाएगा। कहाँ पर रुकेगा, डिप्लोटीन स्टेज पर, जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन अरेस्ट। डिप्लोटीन स्टेज पर ये रुक जाएगा और ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगा। तो प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है कि ये आगे बढ़ेगा, हमारे पास गोनेडोट्रोपिन्स आएंगे, ठीक है, हमारे पास जो हमारे एफएसएच है और एनएच है वो आएंगे। तो इस वजह से जैसे ही प्यूबर्टी आया, फीमेल्स में प्यूबर्टी आई, उसके बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, डिप्लोटीन अरेस्ट से छूटेगा, अपना मियोसिस 1 को कंप्लीट करके अब ये क्या बनाएगा, अब ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मियोसिस 1 कैसा है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन, तो सेकेंडरी oocyte जो बनेगा कैसा बनेगा, n बनेगा। अब देखो वहां पर 2 बन रहे थे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ भी तो हमारे पास एक ओगोनिया से 2 बनने चाहिए थे सेकेंडरी oocyte, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे पास क्या क्या बनते हैं, एक सेकेंडरी oocyte तो बनेगा ही, प्लस एक पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है, जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये अलग अलग क्यों बन रहा है, सेकेंडरी oocyte जो होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, इसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये भी एन है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी एन है, हमारे पास दोनों हैप्लॉइड है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन किया है हमने, नंबर क्रोमोसोम्स को हमको डिवाइड करना है, तो दोनों एन एन बनेंगे। पर यहाँ पर जो होगा सब सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, मतलब ना के बराबर साइटोप्लाज्म जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें एक्चुअली में एक ओगोनिया से फाइनली एक ही एग बनाना है, ठीक है। जब हम एक ओगोनिया से एक ही एग बना रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसमें चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन हमें एक ही एग में चाहिए, एक ही जगह पर चाहिए, क्योंकि जो फाइनली हमारा जाइगोट बनेगा, फीटस बनेगा, उसे जो भी न्यूट्रिशन होता है, उसका जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होता है वो एग से आता है, वो स्पर्म से नहीं आता है। नाउ सेकेंडरी oocyte के बाद क्या होना चाहिए, अब हमारा होना चाहिए मियोसिस 2।
मियोसिस टू कैसा होगा, ये हमारा होगा इक्वेशनल डिवीजन, मतलब यहाँ पर अगर ये n बनाया तो इसके बाद भी हमारे पास क्या बनेगा, n ही बनेगा। अब नाउ यहाँ पर बनता हमारा इसके बाद है ओवम, ठीक है, पर ये जो ओवम होता है ये तब तक नहीं बनेगा जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। जैसे यहाँ पर रुक रहा था हमारा, किस वजह से, क्योंकि हमारे गोनेडोट्रोपिन्स नहीं आ रहे थे। ये कब होगा कंप्लीट डिप्लोटीन अरेस्ट, यहाँ पर रुका रहेगा कब तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये रुका रहेगा कब तक, जब तक स्पर्म नहीं आएगा। जैसे ही स्पर्म आया, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में एंट्री हुई, उसके बाद मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अब हम कहेंगे इसे कि हमारे पास क्या बन गया है, ओवम। तो एक हमारे पास ओवम बन जाएगा जो कि हमारा एन है, एक हमारा बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। इसमें भी सेम साइटोप्लाज्म बहुत कम रहेगा और ओवम में मैक्सिमम साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। और ये सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो फाइनली डिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट्स भी बन चुके हैं, फीमेल गैमेट्स भी बन चुके हैं। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, अब है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ओवरी में कैसे कैसे हमारा जो ओवम है वो फाइनल मैच्योरिटी तक पहुंचता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि ओवरी का एक सेक्शन ड्रॉ करो, वहाँ पर कैसे मैच्योर होता है वो बताओ, या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसका डायग्राम बनाओ, वो कैसा दिखता है उसको एक्सप्लेन करो, उसके पार्ट्स जो है वो सब बताओ, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं ओवरी का एक सेक्शन। मान लो ये हमारी ओवरी का हमने सेक्शन काटा है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने ओवोनिया से। ये हमारा है, ठीक है, प्राइमरी oocyte, और यहाँ पर इसको कवर कर रहा है, मतलब सेल्स सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स सिंगल लेयर में प्रेजेंट है और कवर करके रख रहे हैं, ठीक है। नाउ FSH आया, ठीक है। FSH और कुछ अपना FSH काम करेगा। FSH क्या करेगा, FSH के इन्फ्लुएंस में ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है इसके ग्रैन्युलोसा सेल्स अब ऐसे कॉल्यूमिनर हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी एक ही लेयर है पर अब क्या हो गए, ये कॉल्यूमिनर हो गए। तो अभी हमारे पास क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, FSH काम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में FSH के इन्फ्लुएंस में ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये मल्टीलेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीलेयर हो जाएंगे, क्या है ये सारे के सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है, ठीक है। मल्टीलेयर हो चुके हैं हमारे ग्रैन्युलोसा सेल्स। ओके, नाउ इनके बाहर एक कवरिंग आ गई है थीका की, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाहर की लेयर एक है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड थीका, ठीक है। थीका की कवरिंग हो गई है और अब हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास है सेकेंडरी फॉलिकल। ये वाला क्या था हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल, ओके। सेकेंडरी फॉलिकल, अभी तक हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। अभी तक ये प्राइमरी oocyte ही है, सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी हमारे पास प्राइमरी oocyte ही है। नाउ
FSH काम कर रहा है अभी भी, ठीक है। FSH के अब इन्फ्लुएंस में अब क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास थीका लेयर है। ये थीका लेयर अब दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना है। यहाँ पर एक एंट्रम जिसको हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्लूइड फिल्ड होंगे, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाएगी। और ये हमारे पास अब क्या हो चुका है, यहाँ पर मियोसिस 1 हो चुका है, और अब हमारा क्या बन चुका है यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और यहाँ पर तो ग्रैन्युलोसा सेल है ही हमारे पास। नाउ देखो, सेकेंडरी oocyte के बाहर अभी यहाँ पर एक लेयर बन चुकी है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है ये लेयर है, दिस इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, हमारे पास दो थीका लेयर्स है। थीका इंटरना अंदर वाली सेल्स होगी, अंदर वाली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड थीका इंटरना, और बाहर वाली जो है दैट इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इसे हम कहते हैं, अब हम इसे कहेंगे टर्शरी फॉलिकल। और यहाँ पर जो अब हमारा oocyte है वो अब हो चुका है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है और इसे नाम दिया जा रहा है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इसी टर्शरी फॉलिकल में और चेंजेस आएंगे और अब ये बन जाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल। देखो अभी भी FSH ही काम कर रहा है। अब क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक जोना पेल्यूसिडा की लेयर बन चुकी है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक और लेयर बन रही है हमारे पास, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा की लेयर है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंट्रम है, एंट्रम है, और सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ठीक है, मल्टी लेयर में। ना, और ये दो जो लेयर्स थे हमारे पास, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये तो है ही, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। क्या क्या है, ये हमारे पास एंट्रम हो गया। यहाँ की जो सेल्स एक नई लेयर बनी है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, ये हमारे पास जोना पेल्यूसिडा है ही हमारे पास, ZP, ठीक है। एंड दिस इज आवर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास मियोसिस 2 नहीं कंप्लीट हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। नाउ यहाँ तक FSH ने अपना पूरा काम कर दिया। इससे अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। अब काम करेगा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब LH का काम क्या होगा, LH जैसे ही अपने पीक पर पहुंचेगा, ठीक है, जो 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पहले 14 डेज में ये सब काम हो रहे हैं, ठीक है। अब 14th डे या मिड साइकिल पर यूजुअली LH अपने पीक पर पहुंचता है, और जैसे ही LH अपने पीक पर पहुंचा, विद इन 10 to 12 आवर्स क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन, मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगा इसको तोड़ के, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, साथ में क्या क्या रहेंगे इसके,
साथ में रहेगा जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा है, प्लस हमारे पास कोरोना रेडिएटा का लेयर, ठीक है, ये इसके साथ निकल जाएंगे। कौन रिसीव करेगा? फिम्ब्री था, फिम्ब्री रिसीव करेगा, लेकर जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो पार्ट बच गया इसको अब हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। दिस पार्ट इज नाउ कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर जाएगा अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ये कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा, पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ओके। तो कॉर्पस ल्यूटियम का भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, क्यों ये रह रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इसका इंपॉर्टेंट काम होगा, तो ये हॉर्मोन्स बनाता है, ठीक है। ये कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है एस्ट्रोजन, कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन बनाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा, और ये रिलैक्सिन भी एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन भी बनाता है, ठीक है। रिलैक्सिन का काम होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, तो ये भी हार्मोन बनाता है, ओके। अगर ये कब रहेगा? इफ़ फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो गया। अगर नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट पूरा एक साइकिल बता रहा है। यहाँ तक कब होगा? ये 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया है? ओव्यूलेशन। और ये किसके इन्फ्लुएंस में हुआ है? LH जब बहुत हाई हो जाता है मिड साइकिल, अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज पर LH का जैसे ही पीक पहुंचेगा, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर नहीं हुआ ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओके। ना फर्टिलाइजेशन, अब हमने जब यूट्रस पढ़ा था, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, स्वोलन स्ट्रक्चर, एम्पुला, ठीक है। यहाँ पर स्टेमस हुआ करता था और फिर हमारा ये यूट्रस। नाउ जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्पुलर रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये और मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एम्पुला में ही होता है। वैसे तो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब जहाँ एम्पुला खत्म हो रहा है और जहाँ इस्थमस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस एरिया में होता है। बट NCERT ने लिखा है एम्पुला, तो हम एम्पुला मानेंगे, ओके। नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो ओवरी है, ओवरी से एग यहाँ पर रिसीव हुआ बाय फिम्ब्री, फिर फिम्ब्री ने एग रिसीव किया, एग यहाँ से चलकर टुवर्ड्स एम्पुला जा रहा है। एट द सेम टाइम स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू, ठीक है, वेजाइना के थ्रू तैर कर यहाँ पर पहुँचना चाहिए। वेजाइना में स्पर्म कैसे आएगा? आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है, क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस जिसके वजह से मेल के जो गैमेट्स है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के थ्रू यहाँ वजाइना है, वजाइना से स्पर्म्स एंटर कर रहे हैं, स्पर्म्स एंटर करेंगे, ऑल द वे इनको यहाँ तक पहुँचना होगा, एम्पुला तक पहुँचना होगा। अगर स्पर्म एंड एग सेम टाइम पर एम्पुला पर पहुँच गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है। इसी वजह से जो मेल का स्पर्म्स है वो बहुत विग्योरसली ट्रैवल करना चाहिए। हमने पढ़ा था 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड 40% की विग्योरस एक्टिविटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनको एक टाइम पे इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है, इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। सेम टाइम पर पहुँचा, फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या कैसे होता है, एक एक स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो
ये है हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte, अभी तक सेकेंडरी oocyte ही है। ये हमारे पास जोना पेल्यूसिडा का लेयर, ठीक है, ये हमारे पास जोना पेल्यूसिडा का लेयर। और यहाँ पर क्या था हमारे पास, कोरोना रेडिएटा। क्या होता है, स्पर्म आया, स्पर्म एंटर करेगा सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा को एंटर करेगा और जोना पेल्यूसिडा पर आएगा। यहाँ तक आकर क्या होता है कि स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक्रोसोम। अभी हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पर्म में एक एक्रोसोम होता है जो कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वो एंजाइम रिलीज करेंगे और इस लेयर के थ्रू एंट्री करने में हेल्प करेंगे। ये लेयर क्या है हमारे पास, जोना पेल्यूसिडा, ZP, ठीक है। तो ZP जब जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करेंगे, जोना पेल्यूसिडा पर एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, ZP3 रिसेप्टर, उससे क्या होता है, उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसको क्रॉस करके जैसे ही यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में एंटर किया, अब क्या होगा हमारे पास, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और अब क्या बन जाएगा हमारा, ओवम, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स है, स्पर्म आया, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करेगा, नेक्स्ट आएगा हमारा जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करेगा, एंड देन क्या बन गया हमारे पास, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और अब हमारा बन जाएगा ओवम, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये एन था, ये भी एन है, ठीक है, दोनों एन है। मेल का जो न्यूक्लियस है फीमेल के ओवम में चला गया है, तो अब हमारे पास क्या होंगे, एन, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्रोन्यूक्लियाई है, ये क्या करेंगे, इनका फिर आगे डिवीजन होगा, ठीक है। इनका क्या होगा, ये एस फेज में जाएंगे, एस फेज में ये अपना क्रोमोसोम नंबर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन एक सेल से 2 सेल बनाएंगे। जब 2 सेल बना तो दोनों में नंबर क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो टोटल 4n का 2 में डिवीजन हुआ तो क्या हो गया हमारे पास, ये भी 2n, ये भी 2n, तो 2 डॉटर सेल बन गया। ये हमारा क्या है, जाइगोट, 2n है हमारे पास, ठीक है। ऐसे 2 डॉटर सेल बने, 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे। तो जब हमारे पास 8 to 16 सेल्स बन जाते हैं ऐसे, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। टोटल जब हमारे पास 8 to 16 बन गए, 8 to 16 ब्लास्टोमियर वाले स्टेज में हम क्या कहेंगे उसको, मॉर्यूला। और ये दिखता कैसा है, जैसे ऐसा, इसी में डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, डिवीजन होता रहेगा। तो 8 to 16 लेयर, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स के सेल को हम क्या कहते हैं, के स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूला, ओके। नेक्स्ट मॉर्यूला के बाद बनता है हमारा और फर्दर डिवीजन होगा, और सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और यही ब्लास्टोसिस्ट जाकर इम्प्लांट हो जाता है फीमेल के यूट्रस में। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ से डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है, ट्रैवल करता रहेगा। ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग फीमेल की, एंडोमेट्रियम एकदम थिक हो चुकी है, ब्लड वेसल्स से रिच हो चुकी है। नाउ ये ब्लास्टोसिस्ट आकर यहाँ पर अटैच होगा, और अब क्या होगी, जो मदर की टिश्यू है, मदर की टिश्यू इसको ऐसे कवर कर लेगी, ठीक है, ये कवर कर लेगी। ये जब कवर हो गया, अब हम कहेंगे क्या हो गया, हमारा इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नाउ वी कैन से कि द ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड, ठीक है, इन द यूट्राइन टिश्यू। जब एम्बेडेड हो चुका है, अंदर घुस चुका है, अब हम क्या कहेंगे, क्या हो गया है हमारा इम्प्लांटेशन कंप्लीट। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो चुका है हमारा कंप्लीट। नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन
क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जेस्टेशन, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ सी जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चाइल्ड डेवलप हो रहा है, क्या होगा धीरे धीरे जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप होगा हमारा क्या प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा हमारा मैक्सिमम काम करेगा क्या, फूड पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में, सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को निकालने में। ठीक है, ये सब काम प्लेसेंटा करता है। और प्लेसेंटा बनता किससे है? प्लेसेंटा हमारा बनता है जो फीटस होते हैं, फीटल टिश्यू प्लस मैटरनल टिश्यू। प्लेसेंटा में क्या होता है? फीटल टिश्यू प्लस मैटरनल टिश्यू। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया था। ब्लास्टोसिस्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? यहाँ पर देखो, बाहर की जो सेल्स होती है इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बाहर की जो भी सेल्स हैं इनको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या काम है दोनों का? ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फीटल टिश्यू का, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है। कैसे? ट्रोफोब्लास्ट से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये होती है कोरियोनिक विलाई। देखो ये जो कोरियोनिक विलाई होती है इनके बीच बीच में मैटरनल टिश्यू, मदर की जो यूट्राइन टिश्यू है वो ऐसे होती है, इस तरीके से इंटरडिजिटेटेड होती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे होती है। तो ये दोनों मिलके, ये क्या है हमारे पास? कोरियोनिक विलाई फीटल टिश्यू है, और ये वाला क्या है हमारे पास? मैटरनल टिश्यू, मतलब मदर की सेल्स, मदर की टिश्यू है। ये दोनों मिलके, इन दोनों का जो ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये दोनों मिलके बना रहे हैं क्या? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की। ठीक है, यहाँ से कैसे मटेरियल जाएगा? मदर के सेल से, मदर के टिश्यू से, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू क्या क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएगा। ठीक है, और फीटस से जो वेस्ट मटेरियल है सारे मदर के पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है हमारा? ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज हो रहा है, टॉक्सिक मटेरियल्स एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये सारा काम है प्लेसेंटा का। नाउ इनर सेल मास क्या करती है? इनर सेल मास आगे जाकर 3 जर्म लेयर्स बनाएगी। 3 जर्म लेयर्स क्या क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में हमारे पास क्या होता है? बीच में बन जाता है मेसोडर्म। ठीक है, तो कभी भी फंक्शन पूछा जाए कि इनर सेल मास से क्या बनेगा, तो ये 3 जर्म लेयर्स बनाएगी, और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? कोरियोनिक विलाई बनाएगा। ओके, नाउ जो फीटस डेवलप हो रहा है, देखो ये हमारा फीटस है। फीटस है, बाहर की लेयर हमारे पास यहाँ पर एमनियन है, और एमनियन में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और इसके बाहर, सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? कोरियन। और यही जो है कोरियन ऐसे विलाई बनाती है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई है और मैटरनल टिश्यू है, जब इंटरडिजिटेट करेंगे तो प्लेसेंटा बनाएंगे। और ये प्लेसेंटा से फीटस को लिंक करने का काम कौन करता है?
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कनेक्शन बनाता है किसके किसके बीच में, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। ठीक है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है, हमारे पास एक अम्बिलिकल वेन है, वन अम्बिलिकल वेन, और दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है। ठीक है, तो जो वेन होता है उससे सारे न्यूट्रिशन आता है, ऑक्सीजन आता है, और जो आर्टरी होती है, जो अम्बिलिकल आर्टरी है, उससे सारा वेस्ट मटेरियल्स, टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड सब चला जाएगा टू मदर। ओके, इस तरीके से ये हमारा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पर दो और चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास एक योक सैक प्रेजेंट है और हमारे पास एक होता है एलेंटॉयस। ठीक है, योक सैक प्रेजेंट होता है और हमारे पास होगा एलेंटॉयस। नाउ योक सैक का क्या काम है, योक सैक का क्या काम है, एम्ब्रियो में योक सैक हेमेटोपोइसिस में हेल्प करता है, मतलब ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है, योक सैक जब तक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वहाँ पर ब्लड सेल्स बनाएगा। ओके, ये हमारा एम्ब्रियो है। अब इसका डेवलपमेंट होगा 9 मंथ्स के पूरे ड्यूरेशन में। तो इस पूरे 9 मंथ के ड्यूरेशन में हमारे पास क्या क्या धीरे धीरे कैसे स्टेज वाइज क्या क्या डेवलप हो रहा है वो भी हमें पढ़ना है। सो लेट्स सी कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इन 1 मंथ। नाउ पूरे 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में सबसे पहले फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, ओके, एट द एंड ऑफ मंथ 1 क्या बन के रेडी हो जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले बनना शुरू होता है ब्रेन, पर सबसे पहले बन के क्या खत्म होता है, हार्ट बन चुका है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। नाउ सेकेंड मंथ के एंड में हमारे पास क्या बन के तैयार हो चुका है, लिम्ब्स एंड डिजिट्स, मतलब हाथ पैर और उंगलियां हमारी बन चुकी हैं। नेक्स्ट तीसरे मंथ के एंड होते होते तक मेजर बॉडी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। ठीक है, मेजर ऑर्गन सारे बन चुके हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सारे बन चुके हैं। नाउ 5th मंथ पे क्या होता है, पूरे बॉडी में हेयर आने लगेंगे। ठीक है, हेयर आने लगेंगे और जो बच्चा है वो हल्का फुल्का मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, मूवमेंट, तो जो बोलते हैं ना कि किक मार रहा है या लात मार रहा है, दैट इज इन 5th मंथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाती है। 6th मंथ के एंड पर क्या होता है हमारे पास, 6th मंथ के एंड पे हमारे क्या हो गए, आई लैशेज सेपरेट हो जाएंगे। आई लैशेज बन जाएंगे और आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे। आई लैशेज बन जाएंगे हमारे पास, आई लैशेज फॉर्म्ड, आईलिड्स सेपरेट। ठीक है, और 9 मंथ में हमारा फुल्ली मैच्योर हो जाता है
फुल्ली मैच्योरेशन हो चुकी है। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 9 मंथ्स का पूरा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। नाउ आफ्टर जेस्टेशन क्या होगा? चाइल्ड बर्थ, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, तो अब हम पार्चुरेशन पढ़ लेते हैं। जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे फीमेल में हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं। ओके, लेट्स इरेज दिस। देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उनमें से एक है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एक होता है रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन्स सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही सिक्रीट होंगे। ठीक है, रिलैक्सिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है जब चाइल्ड बर्थ कराना होता है। ठीक है, बाकी के पूरे फुल टर्म में ये 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे होंगे। नाउ HCG जो सिक्रीट होता है, यही जो है हमारा टेस्ट प्रोवाइड करता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG को चेक किया जाता है। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी किट्स आती हैं उनमें HCG अगर आ गया, तो HCG अगर मतलब यूरिन में आ गया है, दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्लेसेंटा जब बन जाएगा तब सिक्रीट होगा। तो प्लेसेंटा कब बनता है? 3rd मंथ में। ठीक है, 3rd मंथ में प्लेसेंटा बनने लगता है। तो HPL जो होगा आफ्टर 3 मंथ्स, ये यूरिन में ये भी मिलेगा। नाउ इनके अलावा और हार्मोन सिक्रीट होंगे। एस्ट्रोजन है, वो भी बनते रहना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन है। देखो, स्टार्टिंग के 3 महीने जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन रहा है, तब तक प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम, बहुत हाई क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, तो दैट इज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका मेंटेन रहना ज़रूरी है। किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना के रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 3 महीने में कॉर्पस ल्यूटियम वो काम करेगा, प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा इस काम को संभाल लेगा। ठीक है, अब इनके अलावा एक और हार्मोन है, दैट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी वैसे तो बन रहा होता है हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, ऐसे भी बन रहा होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायरोक्सिन ज़्यादा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का डेवलपमेंट में, चाइल्ड के मैच्योरेशन में थायरोक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर थायरोक्सिन नहीं रहा तो चाइल्ड कैसा हो सकता है? क्रेटिनिज्म हो सकता है चाइल्ड में। थायरोक्सिन क्या, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट, स्पेशली मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थायरोक्सिन की कमी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज चाइल्ड में बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चाइल्ड का डेवलपमेंट सही नहीं होगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हो सकता है अगर थायरोक्सिन कम हो गया तो। नाउ ये हॉर्मोन्स हो गए। रिलैक्सिन का क्या काम है? रिलैक्सिन जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने में, एक्सपैंड करने में काम करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड जब चाइल्ड बर्थ होना होगा तो रिलैक्सिन क्या करेगा? काम करेगा कहाँ? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। अभी प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? हमने जब बोन्स पढ़ा था तो ऐसे हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस,
ये वाला पार्ट था हमारा प्यूबिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्यूबिक सिम्पाइसिस था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होती है प्यूबिक सिम्पाइसिस। तो रिलैक्सिन क्या करता है, इसको इस पर एक्ट करेगा, इसको एक्सपैंड करने का काम करेगा ताकि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस इजीली हो सके। ओके, नाउ चाइल्ड बर्थ जो है उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। और ये जो पार्चुरेशन है ये हमारा एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम का भी रोल है, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल है। नर्वस सिस्टम भी काम करेगा, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करेगा, ठीक है। क्या होता है कि जब फीटस फाइनली फुल्ली डेवलप हो चुका है तो फीटस से एक सिग्नल जाता है टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम, और मैटरनल टिश्यू मदर के थ्रू भी, ठीक है, प्लेसेंटा से भी एक सिग्नल जाता है टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम। तो फीटस भी भेजेगा और प्लेसेंटा से भी जाएगा, क्या सिग्नल जाता है टुवर्ड्स नर्वस सिस्टम। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या करती है, एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करवाएगी। कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करेगा, ऑक्सीटोसिन हमारा काम करेगा मायोमेट्रियम पर। यूट्रस में हमने पढ़ा था मायोमेट्रियम, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमारा काम करेगा मायोमेट्रियम पर और वहाँ क्या करवाएगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। स्टार्टिंग में ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ये इसको क्या मिलता जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मिलता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक बढ़ता गया, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है चाइल्ड बर्थ का। नाउ चाइल्ड बर्थ के बाद एक और है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होगा, चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, अब उसे नर्सिंग का काम होगा, ठीक है। तो लैक्टेशन कैसे होता है, लैक्टेशन में कौन हेल्प करता है, मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स पर कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करेंगे, पहला तो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, वो एल्वियोलाई का नंबर बढ़ा चुका है। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम किया है, नंबर ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीज कर चुका है। उसमें से मिल्क सिक्रीशन अब होगा। मिल्क सिक्रीशन का काम कौन कर रहा है, मिल्क सिक्रीशन का काम होगा प्रोलैक्टिन से, ठीक है। प्रोलैक्टिन कर रहा है मिल्क सिक्रीशन। अब मिल्क सिक्रीशन के बाद क्या होगा, मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन का काम हमारा करवाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, 3 हार्मोन्स काम कर रहे हैं मैमरी ग्लैंड्स पर, ठीक है, बच्चे के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ आफ्टर बर्थ बोला जाता है कि पहला दूध जो होता है माँ का वो बच्चे को देना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क जो होता है वो देना ज़रूरी क्यों होता है, उसमें ऐसा क्या होता है। नाउ फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम, वो होता है येलो कलर का, ठीक है। पहले कुछ घंटे के अंदर जो मिल्क सिक्रीट होता है मदर की मैमरी ग्लैंड्स में, ठीक है, दैट इज़ येलो इन कलर और उसका नाम क्या है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये देना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं। IgA, बहुत सारे IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बच्चे का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। IgA एंटीबॉडीज़ मिल्क से मिल रहा है। एक और एंटीबॉडी बच्चे को मिलता है थ्रू मदर, दैट इज़ IgG।
और ये IgG कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे को माँ से 2 एंटीबॉडीज मिलती है, IgA मिल्क से मिल रहा है, IgG डेवलपमेंट के टाइम प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होके बच्चे को चला जाता है। ओके, नाउ ये हमारा चाइल्ड बर्थ कंप्लीट हो चुका है। 2 टॉपिक्स और रह गए हैं हमारे पास, एक है स्पर्म का स्ट्रक्चर और एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा कि कैसे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, चाइल्ड बर्थ, गैमेटोजेनेसिस, चाइल्ड बर्थ, सब कुछ हो चुका है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो पूरा इवेंट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बनाने आता है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो ये भी प्रैक्टिस करना है हमें। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ, देखो पहले हेड पोर्शन, ये है स्पर्म का हेड, यहाँ पर एक छोटा सा नेक पीस है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है? मिडल पीस एंड देन टेल। ठीक है, यहाँ पर पूरे में ये जो पूरा हमें दिख रहा है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखता है फ्रॉम हेड टू टेल। यहाँ पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल अलोंग रहता है, ठीक है। चलो, हमने पढ़ा था जब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सेल की जो ओवम है, ओवम के जोना पेल्यूसिडा लेयर को पेनिट्रेट करने का काम करता है एक्रोजोम, ठीक है। ये एक्रोजोम यहाँ पर होता है, ठीक है, ये है एक्रोजोम जो हेड पर होता है। एक्रोजोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने का काम करेंगे। एक्रोजोम क्या होता है? एक्रोजोम एक्चुअली गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। गोल्जी बॉडी जो सेल में होती है वो मॉडिफाई करती है और एक्रोजोम बना लेती है। तो एक्रोजोम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? यहाँ पर इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, राउंड नहीं होता, यहाँ पर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा, ओके। और यहाँ पर होगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ये हमारा सेल का साइटोप्लाज्म। नाउ नेक में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। नेक में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे मिडिल पीस में, ये जो मिडिल पीस है यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज्ड रहते हैं? स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। तो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि स्पर्म जब स्विम करके जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हैं। और ये हो गया हमारा फाइनली टेल रीजन, जो कि स्विम करने में हेल्प करता है। ये हमारा हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो स्पर्म जो होता है उसमें 4 पार्ट्स है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस होता है और फाइनली हमारा टेल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? फीमेल प्राइमेट्स में, ठीक है। फीमेल प्राइमेट्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल
और दूसरे मैमल्स में भी ऐसा सिमिलर एक साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। वो डिफरेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का ही एक प्रोसेस है, बट कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में, ठीक है। हमें पढ़ना है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन में होता है, ओके। नाउ ह्यूमन में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑन एन एवरेज 28 डेज का माना गया है। 28 डेज का एक साइकिल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर 29th डे से माना जाता है नेक्स्ट साइकिल हमारा शुरू हो रहा है। क्या क्या इवेंट्स हैं और क्या क्या हार्मोन्स एक्ट करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अगर हम 28 डेज का साइकिल माने तो हमारा मिड साइकिल होगा 14 डेज पर, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड साइकिल। नाउ पहला 3 दिन तो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पहला 3 से 5 दिन, ओके। 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज इंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 5th to 14th डे धीरे धीरे क्या स्टार्ट होता है, हार्मोन्स LH और FSH बढ़ना शुरू होता है। सबसे पहले FSH बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। FSH बढ़ेगा तो FSH का क्या काम है, FSH जैसे जैसे बढ़ता है वो LH को भी अपने साथ साथ बढ़ाएगा, ठीक है। FSH बढ़ रहा है, साथ साथ क्या बढ़ेगा, LH भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब प्रायर टू ओव्यूलेशन ऑलमोस्ट मिड साइकिल में, मतलब ऑलमोस्ट 14 डेज पर, ऑलमोस्ट 14 डेज पर क्या होगा, एकदम पीक पर पहुंच जाएगा LH, ये है LH, ठीक है, अपने पीक पर पहुंचेगा। और जैसे ये पीक पर पहुंचा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद इन 10 to 12 आवर्स हो जाएगा ओव्यूलेशन, ठीक है। तो LH के पीक पर पहुंचने में यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं अभी, ठीक है। हमारे पास फॉलिकल्स यहाँ पर एंट्रम बन चुका है, फॉलिकल्स हमारे ग्रो हो रहे हैं। जैसे ये पीक पर पहुंचा अब क्या होगा, oocyte आ गया हमारे पास, सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर साथ साथ हमारा क्या बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अभी प्रोजेस्टेरॉन शांति से बैठा है, अभी प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग डेवलप करना, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम लाइन थिक हो रही है। नाउ जैसे ही ओव्यूलेशन हो चुका है, अब LH का काम खत्म, LH ने अपना काम कर दिया, तो LH अब आ जाएगा नीचे, LH का लेवल ड्रॉप हो जाएगा और साथ साथ FSH का भी लेवल ड्रॉप होगा, बढ़ता दोनों एक साथ है और फिर एक साथ फिर ड्रॉप भी करेंगे। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो चुका है यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, और हमारे पास क्या आ गया है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, वो एस्ट्रोजन तो बनाएगा ही, प्रोजेस्टेरॉन भी साथ में बनाएगा, और एस्ट्रोजन भले ही थोड़ा सा बनाए बट प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई क्वांटिटी में बनाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, यहाँ पर पीक करेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर पीक करेगा। एस्ट्रोजन का भी लेवल यहाँ पर है, कुछ एक लेवल है, पर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा पीक करता है, ओके। नाउ इस प्रोजेस्टेरॉन के पीक करने के वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे, क्योंकि अब अगर इवेंट है या तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एंडोमेट्रियम थिक होना चाहिए, तो प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर रहा है। पर नाउ अगर क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजेनरेट। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, एस्ट्रोजन का भी लेवल गिरेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा
तो क्या होगा, वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होने लगेगी। तो आफ्टर 28 डेज, ठीक है, आफ्टर 28 डेज वापस हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा साइकिल शुरू हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पर हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से शेड हो रही है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। आई होप आप लोग को सब समझ आया हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।